हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। मैं हूँ निर्मल और आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज कुछ खबर दे देता हूँ आपको। मैं खबर क्या न्यूज़ है अपने लिए। न्यूज़ ये है कि हमारी 2-3 क्लासेस चल रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। न्यूज़ नहीं, वैसे इन्फॉर्मेशन है कि ठीक है। हमारी 2-3 क्लास चल रही है। एक क्लास चल रही है क्लास 10th के लिए, एक क्लास चल रही है क्लास 9 के लिए, एक क्लास चल रही है लूसेंट की, जिसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी आपकी लूसेंट की। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास। और लूसेंट में जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी यह अंतिम क्लास है। मतलब सर, आज आपकी प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट का इसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लूसेंट की क्लास। और हम पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री, और जो बचा हुआ पोर्शन था हमें 2-3 डायनेस्टी में पढ़नी थी। कौन कौन सी डायनेस्टी में पढ़नी थी हमें पढ़ना था? एक तो पल्लव, पल्लवों के बाद पाल, पाल के बाद चौहान, चौहान के बाद चोल। बस 3 डायनेस्टी पढ़नी है। बस छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी है, फिर चोल थोड़ी सी बड़ी है ना। कोई इंपोर्टेंस है वैसे तो। देखो, हमने क्या देखा लास्ट क्लास में, हमने देखा कि राष्ट्रकूटास आए, पुष्यभूति आए, धानेश्वर आए। ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। बट हमें अभी तक इतना एक क्या बोल सकते हैं, बूस्ट नहीं मिला कल्चर में। अब वही बूस्ट हमें कल्चर में कहाँ देखने को मिलेगा? पल्लव से। जैसे गुप्तास तक था, है ना, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था आर्ट एंड कल्चर। अब उसके बाद वापस देखो तो वापस ऊपर उठेगा। पल्लवों के समय देख लो आप, पाल के समय देख लो, चोल के समय देख लो। तो एक ऐसा काल है ये जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मंदिरों का निर्माण या आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट बड़े लेवल पे हुआ है। चलिए समझते हैं कि करके हर एक चीज को। पहले हम समझते हैं पल्लव। देखो, पल्लवों की जानकारी लूसेंट में ज्यादा दी नहीं है, ना ही किसी शासक के बारे में कोई जानकारी दी है, सिर्फ नरसिंह वर्मन को छोड़कर सिर्फ थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर बताया है, वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बताया है। देखिए स्टार्ट करते हैं पल्लवा। तो पल्लवा की राजधानी थी कांची। कांची, कांची, हाँ वही कांची, है ना। उसका एक शासक मिलता है हमें, या शासक की जानकारी मिलती है। उसका नाम है नरसिंह वर्मन। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन ने क्या करा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसने वातापे के चालुक्य को हराया, है ना, उनके शासक को हराया। और इसने टाइटल होल्ड करा था वातापे कोंडा। क्या टाइटल होल्ड करा इसने? वातापे कोंडा। ठीक है, फिर से सुन लो। आपकी कांची पल्लवों की कांची है, सॉरी कांची के पल्लव है ना। पल्लव में शासक है नरसिंह वर्मन। उसने एक टाइटल होल्ड किया है, कौन सा? वातापे कोंड। क्यों? क्योंकि उसने वातापे के चालुक्य को हराया है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इनकी कुछ कलाएं। हमें अलग 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 ग्रुप में कलाएं देखने को मिलती है। जैसे हमें एक ग्रुप मिलता है उनका महेंद्र वर्मन। मतलब क्या हो रहा है सुनो। अलग अलग शासक आए, 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए मैं कहाँ समझा रहा था आपको? मैं समझा रहा था कि कलाएं, हमें अलग अलग ग्रुप में उनकी कलाएं देखने को मिलती है। जैसे कला मिलती है हमें महेंद्र वर्मन कला, एक मिलती है मम्मला, एक मिलती है राज सिन्हा, और एक मिलती है अपराजित, है ना। इसमें हमें अलग अलग मंदिर देखने को मिलते हैं इन कलाओं के अंदर। देखो, हमें एक मंदिरों का ग्रुप मिला है जिसको बोलते हैं महेंद्र वर्मन। एक मंदिरों का ग्रुप मिला है जिसको बोलते हैं मम्मला। एक मंदिरों का ग्रुप मिला है जिसको बोलते हैं राजसीमा। और एक मंदिरों का ग्रुप मिला है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अपराजित। ठीक है, तो ये हमें अलग अलग ग्रुप मिलते हैं, और इनके अंदर काफी सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हमें मंदिर तो मिले, पर मंदिर सारे के सारे कैसे बने? एक द्राविड़ स्टाइल में। कैसे बने? एक द्राविड़ स्टाइल में हमें मंदिर देखने को मिले। जैसे हमारे उत्तर भारत में मंदिर कैसे मिलते हैं? चबूतरे के ऊपर बने हुए मंदिर है ना। बट यहाँ के जो साउथ के मंदिर है वो थोड़े से अलग आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, जब अपने लास्ट क्लास में, कौन सी क्लास में पढ़ा था मैंने? द्राविड़ स्टाइल नहीं, अभी सॉरी अभी नहीं पढ़ी है ना।
हाँ अभी नहीं पढ़ी शायद से। द्रविड़ स्टाइल क्या होती है? द्रविड़ एक मंदिर बनाने की कलाएं होती है ना। अब मंदिर मंदिर कैसे बनते हैं? इसमें इमारत के फॉर्म में, ऊपर से नेरो होते जाते हैं, वह छोटी छोटी क्या रहती है? इमारतें। अंदर एक क्या रहता है? गर्भगृह, जिसके अंदर भगवान विराजमान रहते हैं, ठीक है। और हमें अलग अलग बहुत सारे फॉर्म मिलते हैं, और इनके जो मंदिर देखना है उसमें पेंटिंग बनी रहती है बहुत सारी। पेंटिंग कैसी? फिजिकली, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, इस तरह की उन कलाएं। या हम कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि मंदिरों में मूर्तियां चिपका दी, बाहर देखते हो ना आर्किटेक्चर में, हाँ उसमें। तो हमें द्रविड़ स्टाइल के मंदिर देखने को मिलते हैं, और उनका अलग ही शिखर था पल्लवों का, जिसको नाम दे दिया उन्होंने पल्लवा शिखर, उसको नाम दे दिया। देखिए इतना कुछ है नहीं, सिर्फ समझाने लायक तो है, सिर्फ मंदिरों के बारे में बताया गया है ना, कि कौन से मंदिर कैसे बने हैं। हाँ चलो यहाँ पर कहानी रोकता हूँ मैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में? पाल के बारे में। देखो पाल एक डायनेस्टी आई थी बंगाल के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर एक शासक था गोपाल, उसने एक नई डायनेस्टी की स्थापना करी। इस डायनेस्टी का नाम है पाल डायनेस्टी। किसने करी? गोपाल ने। और पाल डायनेस्टी का शासक हुआ धर्मपाल। धर्मपाल ने बिहार में एक यूनिवर्सिटी बनवाई जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई इसने? नालंदा। अब देखो पाल का मुझे दो तीन जगह अलग अलग मिला है, जैसे एक जगह मिला बंगाल, एक जगह मिला कि इनने कन्नौज के आसपास रूल किया था। देखो जो पाल थे ना, अच्छा मैं थोड़ा सा, आई थिंक, हाँ थोड़े से, सॉरी सॉरी, समझो बंगाल नहीं था वो, समझो ये है आपका कन्नौज। कन्नौज के हिस्से में बैठा था पाल। इधर कौन बैठा है? राष्ट्रकूटास बैठे हैं। इधर कौन बैठा है? राष्ट्रकूटास। और आपके एक और गुर्जर, इधर गुर्जर पितियार बैठे हैं, है ना। इधर कौन बैठे हैं? सॉरी, राष्ट्रकूटास इधर बैठे हैं, और गुर्जर पितियार इधर बैठे हुए थोड़े से। तो पाल बैठे हैं कन्नौज के ईस्ट में, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गोपाल। धर्मपाल नाम का शासक है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया। कहाँ पर है नालंदा यूनिवर्सिटी? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार, ठीक है। और सेन डायनेस्टी है तो बंगाल की। सेन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? लक्ष्मण सेन, ठीक है। चलो अब पाल डायनेस्टी पढ़ी हमने, राष्ट्रकूटास पढ़ लिए, गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिए। इन तीनों के बीच कन्नौज को लेकर एक वॉर हुआ, जिसको बोले त्रिपक्षीय वॉर। अब हुआ क्यों ये सुनो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हर्षवर्धन। जैसे हर्षवर्धन गया, अब वैक्यूम क्रिएट कर दिया कन्नौज में। मतलब कैसे? अब सभी लोग चाहते हैं कि वे कन्नौज पे किसी न किसी तरह से हमारा अधिकार हो जाए। कन्नौज भैया सबसे फर्टाइल एरिया, कन्नौज सबसे फर्टाइल एरिया था कन्नौज। अब उस पे भैया इतने बड़े लेवल पर खेती हो सकती है, इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, सब कुछ। तो क्यों नहीं लेना चाह रहे कोई भी? तो इसको लेके क्या हुआ? वॉर हुआ तीनों के बीच, है ना। इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय वॉर। पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास। बट कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटास थोड़े से, वैसे तो क्या हुआ, तीनों ने अच्छी कोशिश करी, है ना। गुर्जर प्रतिहार भी जीते उसमें, बट सबसे ज्यादा जीत हासिल करी किसने? राष्ट्रकूटास ने। और जो फाइनल विजय, जो फाइनल खेला, किसने खेला था? गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास ने। और जीता किसने? राष्ट्रकूटास ने। ये तो ऐसे ही हुआ वर्ल्ड कप की तरह, है ना, क्योंकि अलग अलग फेसेस में होता है ये, 3 से 5 फेजेस में होता, इतना ध्यान नहीं है ना। बट फाइनली कौन जीता था? इसको राष्ट्रकूटा जीते थे, है ना। पर फिर भी ज्यादा रूल नहीं कर पाया बेचारा, वो भी क्या कर सकते हैं अब। चलो अब आते हैं चौहान। चौहान मैंने डाल दिया, वैसे यहाँ डालना नहीं था मुझे, ठीक है पढ़ लो फिर भी। चौहान, देखो राजपूत शासन भी आया, ऐसे नहीं राजपूतों ने भी क्या करा? शासक किया। अब मैंने अभी डाल दिया, फिर मैं पढ़ा दूं आपको अलग से, राजपूत है ना। अब राजपूत ने डायनेस्टी मिलती है चौहान करके। अब चौहान में मिलते हैं हमें एक शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तीसरे वाले है ना, थर्ड वाले। पृथ्वीराज चौहान के समय आता है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होते हैं 2 वॉर। उन दोनों बोलते हैं तराइन का बैटल। जो पहला बैटल है तराइन का, वो कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। बट क्या होता है, मोहम्मद गोरी को छोड़ देते हैं। शायद छोड़ना नहीं था, मैं मार देते तो सही रहता। फिर दूसरे बैटल में कौन हरा देता है? मोहम्मद गोरी किसको? पृथ्वीराज चौहान जी को, ठीक है। तो क्या हुआ अब यहाँ पर कि अब हमारे भारत में बाहरी अटैक भी अब ज्यादा होने लग जाएंगे। जैसे अभी मोहम्मद गोरी, उसके पहले आएगा मोहम्मद कासिम आएगा, ठीक है। मोहम्मद गोरी, अरब आएंगे, सब आने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है।
हो गया, हमें चोला ही पढ़ेंगे। चोला के बाद तो भैया भैया समझो कि भारत में ऐसा कुछ इतनी बड़ी डायनेस्टी बची नहीं जो पूरा भारत पे रूल कर सके, कोई बच्चा नहीं। फिर धीरे धीरे क्या आएंगे, बाहर के लोग आएंगे और इंडिया पे क्या करेंगे, रूल करेंगे। अब राजपूत भी रूल कर तो रहे थे, पर कहीं ना कहीं यूनिटी की थोड़ी सी कमी थी वहां पर, है ना। यदि सभी राजाओं के बीच यूनिटी होती, चाहे वो राजपूत है या नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं बाहर वाले इंडिया पे अटैक नहीं कर पाते। सोचते एक बार, अब ये गुप्ता चले गए, गुप्ता के पास तो कोई बचा ही नहीं। तो छोटे मोटे राजा थे, है ना, मतलब कोई इधर रूल कर रहा, कोई ईस्ट में रूल कर रहा, कोई नॉर्थ में रूल कर रहा, कोई साउथ में। एक प्रॉपर हमें यूनिटी देखने को नहीं मिली बात में। फिर चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है चोला, चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी भैया सबसे फेमस डायनेस्टी मानी जाती है प्राचीन भारत की, और यही अंतिम मानी जाती है। इसके बाद तो भैया मिडावल शुरू हो जाता है। ठीक है, चोल डायनेस्टी में पढ़ना क्या है, तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है इससे, राजाओं के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण इसका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, चलो कुछ राजा है, दो तीन, ज्यादा नहीं है वैसे तो। जो चोल है उसकी जो सॉरी, चोलों की जो स्थापना करी थी वो किसने करी, विजयालय। विजयालय नाम का शासक है जिसने चोल डायनेस्टी की क्या करी, स्थापना करी। और इसने जो अपनी राजधानी बनी वो नहीं, तंजौर। किसको ना है, तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। फिर से बोल रहा हूँ, चोल डायनेस्टी के, चोल की स्थापना करी विजयालय ने। वो राजधानी किसको नहीं, तंजौर। किसको नहीं राजधानी, तंजौर को उसने राजधानी बनाया। चलो बहुत बढ़िया। आपको समय दो शासक मिले, दो तीन। एक मिला राज राजा, क्या मिला है, राज राजा। जो राज राजा शासक है उसने तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम बृहदेश्वर का मंदिर। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर का नाम क्या है, बृहदेश्वर का मंदिर। और इसको मतलब बृहदेश्वर या बृहदेश्वर, है ना, ये कहां पर है, तंजौर में। और इसको बोलते हैं राज राजेश्वर। देखो, कहीं वी से नाम आता है, कहीं बी से नाम आता है। एक जगह मिला बृहदेश्वर, एक जगह मिला बृहदेश्वर, और उसको बोलते हैं राज राजेश्वर। ये मंदिर किस स्टाइल में बना है, द्रविड़ स्टाइल में बना है। और एक कहाँ पर है, तंजौर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर, तंजौर में। दूसरा आप समझो, एक और राजा आता है, राजेंद्र फर्स्ट। कौन आता है, राजेंद्र फर्स्ट। और इसके तो भैया बहुत चर्चे हैं, बहुत। क्यों सर, कैसे चर्चे, सुनाओ। इसने उड़ीसा पे अटैक करा, उसको अपने अंडर में ले लिया। बंगाल पे अटैक करा, उसको अपने अंडर में ले लिया। बर्मा पे अटैक करा, बर्मा वही म्यांमार वाला, उस पर अटैक करा, अपने अंडर में ले लिया। अंडमान पे अटैक करने का भैया, अरे ये यहाँ तक नहीं रुका, वो नीचे गया, और नीचे जाके इसको मिल गया श्रीलंका। बस श्रीलंका को पछाड़ के आ गई है ना। तो देखो कितनी जगह राजेंद्र अपना राज करने गया है, नाम भी इसलिए राजेंद्र। बहुत बढ़िया। चलो, वो इसने टाइटल भी होल्ड करा था इसने, गंगई कोंडा चोलपुरम। कौन सा टाइटल होल्ड करा इसने, गंगई गंगई कोंडा चोलपुरम। ठीक है, इनके समय हमें एक चेंगोल मिलता है, सेंगोल, सॉरी सेंगोल, सेंगोल। ये सुना सुना सा लग रहा है, लग रहा है सुना सुना सा। अरे हमारी नई संसद देखिए, जब स्पीकर साहब बैठते उसके बगल में सेंगोल लगा हुआ है। अरे सुना है, शुरुआत में, हाँ बहुत चर्चा में था ये। सेंगोल होता क्या है समझो, ये मार की तरह समझो, मार करो एग्जाम्पल लेके। ये सेंगोल को ऐसा नहीं दिखता, एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ बस। सेंगोल एक स्टिक होती है जो पूरी तरह से किसकी बनी है, सोने की। ये क्या बनी है, सोने की स्टिक है। और इस स्टिक के बिल्कुल टॉप पर एक नंदी भगवान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंगोल क्या है, एक सोने की लकड़ी है, लकड़ी नहीं बोलेंगे, सोने की एक स्टिक है ना, जिसके टॉप पर क्या है, नंदी भगवान बने हुए हैं ना। चलो ये क्या है, सेंगोल। बहुत चर्चा में हमारे पार्लियामेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। फोटो डालो सेंगोल का, है ना, अभी डाल के देखना क्लास के बाद, तो आपको सेंगोल देखने को मिल जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ सेंगोल। अब मेरे पास व्यवस्था है तो आपको बताएंगे बिल्कुल हम सेंगोल। सेंगोल 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 सेंगोल, देखो दिख जा रहा है, और अच्छी बात है, सेंगोल का फोटो ना। आप भी ढूंढो, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करो। एक तो हमारा नेट, चलो सेंगोल,
सेंगोल। ठीक है, देखो ये आ गया सेंगोल का फोटो। हम्म, अच्छा कहाँ दिख रहा है मुझे? देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये सेंगोल दिख रहा है आपको, सेंगोल है ना, ये सेंगोल है। इस तरह का रहता है सेंगोल, ये पूरी क्या रहती है, स्टिक रहती है। और ये क्या है, हमारा सेंगोल है। ठीक है, ये कहाँ रखा है, पार्लियामेंट में। यदि आपको सबूत दिखा तो पार्लियामेंट में रखा हुआ, वो भी दिखा देते हैं। आप बोलो सर क्या टाइम पास कर रहे हो, है ना। ये देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी सेंगोल रख रहे हैं। ठीक है, ये देखो पार्लियामेंट में क्या रख रहा है, सेंगोल। इसकी फोटो भी आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, देख लेना आप सर्च करके। चलो ये देखो, ये हमारा पार्लियामेंट में क्या रख रहे हैं, सेंगोल को रख रहे हैं। ठीक है, ये होता है सेंगोल। चर्चा में बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और हमें क्या मिला है यहाँ पर, सबसे बड़ी खासियत चोलों की, वो है यहाँ का प्रशासन। और कैसा प्रशासन, पंचायती। जी हाँ, यदि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे या यहाँ के ग्राम प्रशासन देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भैया फेमस, सबसे पॉपुलर, है ना। पूरा चोल किस लिए जाना जाता है, दो तीन चीजों के लिए जाना जाता है। उसमें से एक क्या है, इनका प्रशासन, जो ग्राम लेवल पर है ना, ग्राम स्तर पर है। जो यहाँ का प्रोविंस होते थे उस समय इनको बोलते हैं मंडलम। प्रोविंस के निशान जिले, वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु, नाडु के बाद कुर्रम। कुर्रम क्या होते थे, छोटे छोटे गाँव। नाडु मतलब बड़े बड़े, है ना, उसको कुर्रम बोलते थे। कुर्रम मतलब छोटे, और नाडु मतलब थोड़े से बड़े शहर, है ना। नाडु, वलनाडु जिले, और प्रोविंस मतलब मंडलम। ठीक है, चलो हमें मंदिर मिले, कैसी शैली में मिले यहाँ के मंदिर, द्राविड़ शैली में। और आपने शिव जी की एक मूर्ति देखी हुई, नटराज, नटराज। और नटराज भी कौन सी डायनेस्टी का है, चोल डायनेस्टी। ठीक है, चलो तो नटराज किससे संबंध रखता है, चोल डायनेस्टी से संबंध रखता है, मैं वो बता दूंगा आपको। नटराज, आप बोर्ड होता तो मैं यहीं बोर्ड पे बता रहा आपको सब कुछ। देखो इस तरह की मूर्ति आपने देखी होगी ना, नटराज की नाचती हुई। ये देखो, ये शिव जी है ना। ये किसकी खासियत है, चोलों की, है ना। चोल डायनेस्टी की खासियत है, क्या क्या है, सेंगोल, चोल प्रशासन, उनका प्रशासन लोग ग्राम स्तर पर। और क्या मिला हमें, और आपको नटराज की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। इन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण करा, उसमें से एक मंदिर आपका काशी में बना हुआ, कैलाशनाथ। कौन सा मंदिर, कैलाशनाथ का मंदिर। और हमें कुछ साहित्य मिले, साहित्य में अब कुंभाना देखो, कुंभाना ने बुक लिखी रामावतरम। क्या लिखी, रामावतरम। और हमें रामावतरम, सॉरी रामावर्तम में कुब्बना, कुट्टना, पुगलेंडी, है ना। ये तीनों क्या कहलाते हैं, थ्री ज्वेल ऑफ तमिल पोट्री। मतलब देखो ये तीनों के तीनों किसके लिए फेमस है, तमिल के लिए फेमस है ना। कहीं ना कहीं थ्री ज्वेल्स माने जाते हैं तमिल के कवियों में से। ठीक है, कौन कौन है, कुंबाना, कुट्टना और पुगलेंडी। ठीक है, चलो। और बाकी मंदिरों की खासियत है गोपुरम और गर्भगृह। चलो ये पूरा कंप्लीट होगा हमारा चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी में कुछ बातें याद रख लेना। गंगई कोंडा चोलापुरम टाइटल होल्ड करते हैं। विजयनगर ने स्थापना करी। तंजौर क्या रही, कैपिटल रही। नटराज, और आपका क्या बोल सकते हैं, सेंगोल, और चोला का इनका प्रशासन जो ग्राम स्तर पर है। ठीक है, ये सब इनकी क्या रही, खासियतें रही। तो ये होगा हमारा पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट। प्राचीन इतिहास क्या होगा, हो चुका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं भी चाहता हूँ बड़े लेट क्लास लिया है, मैंने क्या बोला था लास्ट से क्लास में, एक दो क्लास और लूंगा और पूरे प्राचीन भारत को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो लगभग 14 से 15 क्लास रहेगी अपनी प्राचीन भारत को कंप्लीट करने में। ऐसे 14-15 क्लास कैसे लगी, 15-15 20-20 मिनट की क्लास ली मैंने, बस ज्यादा नहीं ली ना। तो 15 मिनट 20 मिनट की क्लास में आपका मैंने इतना सारा कंप्लीट करवा दिया रोज का। आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट भी ले सकता हूँ क्लास, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है, जैसे सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे प्राचीन इतिहास को पढ़ाने में, ईमानदारी से बता रहा हूँ। क्यों भैया, इतनी सारी चीजें उसके अंदर, बहुत सारी टर्मोलॉजी सबसे डिफिकल्ट है। आप यहाँ समझो, अब इस साउथ इंडिया का अपन कल्चर पढ़ रहे हैं पूरा, है ना। अब साउथ इंडिया की हैबिट भी नहीं ना अपने को, दिक्कत वो है, हैबिट भी नहीं है अपनी चीजें। तो कहीं ना कोई चीजों को पढ़ाने में थोड़ा सा डर भी लगता है। अब इतना आर्ट एंड कल्चर है, नटराज है जैसे आपका, सेंगोल है, इनको समझाना पड़ता है ना थोड़ा सा। तो ठीक है, पढ़ लिया अपन ने, कंप्लीट कर चुका। मेडल भी इतनी
इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, थोड़ी लंबी लंबी क्लास भी ले लेंगे अपन तो। और मिडाल में पढ़ना क्या अपने को, दिल्ली सल्तनत, मुगल और विजयनगर एम्पायर, बस 3 चीज़ें पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे और विजयनगर, और मिडाइवल खत्म, वैसे खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है मिडाइवल में तो ऐसा, फिर आपका मॉडर्न। ठीक है, तो ये मानो कि 10 से 15 क्लास में मिडाइवल और मॉडर्न दोनों मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। अब आपकी पॉलिटी की बच्ची है ना लूसेंट की, वो कंप्लीट हो जाएगी बस। अब पॉलिटी हम टारगेट करेंगे, एंशिएंट अपन ने कंप्लीट कर लिए। चलिए, कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा प्लीज़, है ना। कभी आपको किसी प्रकार की कमी लगती है क्लासेस में तो बिल्कुल बताइएगा। और हमने क्लास 10th के लिए और 9 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दे दिया। आप चाहते हो कि एनसीईआरटी पढ़ना हमें, तो एनसीईआरटी वहाँ जाके पढ़ सकते हो। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया, इकोनॉमिक देख लेना आप एक बार जाके। ठीक है, आज मैंने बता रहा कि बेरोजगारी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, वो क्लास में बता चुका हूँ। चलिए चलिए, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।